हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अगर आप जीवन परिचय अगर सही सही लिख देते हैं ना, तो आपको सबसे अच्छा नंबर मिलने का उम्मीद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको इस वीडियो में जीवन परिचय कराने वाला हूँ, वो भी आपका, जो कि हर साल जीवन परिचय आता ही आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जीवन परिचय कहाँ है। देखिए, ये आपका 2025 का बोर्ड का पेपर है। ये वायरल पेपर है हिंदी का। तो इसमें सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अनुक्रमांक भरिएगा, यहाँ पे अपना नाम भरिएगा, और यहाँ पे क्लास टीचर आएंगे, वो अपना साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को हल कीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में जीवन परिचय करा रहे हैं, तो देखिए जीवन परिचय कहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिया है। देखिए, ये हम कवियों का करा रहे हैं। ठीक है, लेखकों का मैंने करा दिया है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लीजिए। मैं आप सबको लेखकों का जीवन परिचय वहां पे करा दिया गया है। देखिए यहाँ पे गया है क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका है ना, ये क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इधर 26 का ख कह रहा है कि 26 का ख कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपका तीन ठो दिया रहेगा। देखिए, पहला दिया गया महाकवि सूरदास, दूसरा दिया गया गोस्वामी तुलसीदास, और तीसरा सुनीता पंत। ये आपका 5 नंबर का पेपर होने वाला है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगर आप अच्छे से लिख देते हैं ना, तो आपको बोर्ड पेपर में एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो आइए सबसे पहले कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको लिखना है किसका, हमको लिखना है सूरदास का। ठीक है, सूरदास का हर साल पेपर में आता है। ये गांठ बांध लिए कि हर साल 2019 से लेकर 2024 तक पेपर में आया है। 2025 में ही आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 26। और प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हमको क्या लिखना है, ख। ठीक है, उस ख में हमको कवियों का लिखना है ना, कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों का जीवन परिचय में आप हमको लिखना है सबसे पहले क्या, महाकवि सूरदास का। तो सूरदास यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा कि महाकवि सूरदास। उसके बाद से थोड़ा सा आप यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। संक्षिप्त परिचय देने से ये आपको फायदा रहेगा ना, कि सबसे पहले एग्जामिनर इसको देखेगा, और देखने के बाद से वह बहुत ही अच्छा खुश हो जाएगा आपके प्रति। अगर वह खुश हो गया ना, तो आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लिखिएगा। सबसे पहले लिखा गया है नाम। नाम लिखिएगा महाकवि सूरदास। उसके बाद से पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत। माता का नाम जमुना दास। उसके बाद से जन्म स्थान तो 78 1478 ईस्वी। उसके बाद से जन्म स्थान रुनकता या सीही, दोनों माना गया है, तो रुनकता या सीही दोनों लिख दीजिएगा। उसके बाद से मृत्यु 1538 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से इनका भाषा लिख दीजिएगा। इनका भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इतना लिखने से ना एग्जामिनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, दीजिएगा हेडिंग यहाँ पे जीवन परिचय। हेडिंग दीजिएगा जीवन परिचय, और लिखिएगा कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिखने के बाद से आगे लिखिएगा कि कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। यानी कुछ लोग इनका गांव कहाँ मानते हैं, जहाँ जन्म हुआ था, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। अब कुछ लोग नुरक्ता मानते हैं, तो दोनों लिख दीजिएगा। उसका से लिखिएगा इनके पिता का इनके पिता का श्री रामदास सारस्वत था। इनके पिता का नाम श्री रामदास क्या था, सारस्वत था। कॉमा लगाइएगा, लिखिएगा सूरदास जी जन्माद्म थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जन्म से ही अंधे थे। मतलब जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में, मतलब जन्म से अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। मतलब विद्वान में क्या है, मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, जो आंखों देखा संभव नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना अच्छा से वर्णन किया है ना, कि वहां बिना आंख देखे संभव नहीं है। इसलिए विद्वानों में क्या है, मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा गया है कि सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनकी रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनके बचपन का एक पद सुनकर
हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सबके लिए यह वीडियो में देखिए, यहाँ पे मैं आप सबके लिए तमाम तरह के कॉपी लेकर के आया हूँ, वो भी डायरेक्ट बोर्ड के लिए कि कैसे आप लोग बोर्ड पेपर में कॉपी को भरना है और कैसे लिखना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक रहेंगे ना, तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसमें आप लोग अच्छे से नंबर लेकर के आ सकते हैं 70 में 70। ठीक है, अगर आप लोग 70 में 70 पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप सबके लिए इतना कॉपी लेकर के आया हूं डायरेक्टली बोर्ड वाला, कैसे लिखना है तो आइए मैं आप सबको बताता हूं। देखिए सबसे पहले अपना यहाँ पे अनुक्रमांक भर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग शब्दों में भर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे हिंदी भर दीजिएगा, यहाँ पे केवल भर दीजिएगा, और यहाँ पे अपना पेपर पे जो कोड रहता है वह कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे परीक्षा का दिन डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद से केंद्र का नाम कहाँ गया है वह डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अपना रूम नंबर। अब देखिए किस तरीके से ये आपका पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से पेपर में लिखना है। मैं आपको सबसे पहले हिंदी का इस तरीके से देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपका 26 रहेगा, तो आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय ही लिखिएगा। अगर इस तरीके से आप लोग जीवन परिचय लिखते हैं ना, तो आपको 100% आपको आराम से 5 में 5 मिलने वाला है। ठीक है, 5 में 5 मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग जीवन परिचय ऐसे हेडिंग करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, आप लोग जिसका भी जीवन परिचय लिखिएगा, वहां पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग जीवन परिचय लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग कॉपी का लिखिएगा, तो कॉपी का सेम टू सेम वैसे ही लिखना होगा आप लोगों को। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सूरदास। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि संक्षिप्त परिचय। अगर इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर मिलते हैं तो आराम से आप लोगों को यहाँ पे 5 में 5 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आप लोग को 5 में 5 मिलेगा। उसके बाद से आप लोग आइएगा प्रश्नोत्तर संख्या 21 में। ठीक है, और लिखिएगा आप लोग गद्यांश पे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ये आपका 2 नंबर का है, तो ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए ये रेखांकित व्याख्या है, तो इस पे आपका 2 नंबर है, तो ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपका 2 नंबर है, तो ऐसे मिल जाएगा। और इस तरीके से आप लोग मिलेंगे तो आराम से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लाइएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद से यहाँ पे ये दिया गया प्रश्न संख्या 22। ठीक है, कह रहा है कि संदर्भ से। अब यहाँ पे गद्यांश का आप लोग व्याख्या कर लीजिएगा। उसके बाद से पद्यांश का है, तो पद से आगे लिया गया है, तो ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ये भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा इस पे भी। ठीक है, इस पे भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और एक पूछा है इसमें अलंकार का नाम, उस पद में क्या अलंकार है, तो इस पे भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, अब लिखिएगा संस्कृत खंड से। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा गद्यांश, तब लिखिएगा पद्यांश, तब लिखिएगा संस्कृत खंड से। संदर्भ लिख लीजिएगा, इस पे भी आपको 2 नंबर मिलता है। उसके बाद से प्रसंग में भी आपका 2 नंबर मिलता है। उसके बाद से आपका ये अनुवाद में भी आपका 2 नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा, और आप लोग 70 में 70 पाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 24 संदर्भ। तो आपका ये भारतीय संस्कृति से है, तो ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसका से अनुवाद लिखिएगा, तो अनुवाद भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में लिख आइएगा। अब लिखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या कह रहा है 25। जो आपका प्रश्न संख्या 25 है, उसमें आपको लिखना होता है क्या, काव्यखंड के आधार पर कोई एक का चरित्र चित्रण। तो हमें यहाँ पे लिख दिया सर्ग, लक्ष्मी सर्ग का, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर का। ये इसमें आपका 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग और बोर्ड पेपर में लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटने का। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे लिखा गया एक श्लोक, श्लोक आपका 2 नंबर का होता है, तो ये भी 2 नंबर मिल जाएगा आपका। उसके बाद से 2 ठो आपका संस्कृत में उत्तर देना होता है, जैसे ये इसका, तो 2 नंबर आपका इसका मिल जाएगा, और 2 नंबर आपका इसका मिल जाएगा। तो एक भी नंबर आपको बोर्ड पेपर में नहीं कटेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको आता है आपको प्रार्थना पत्र लिखना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 30 रहेगा आपका, उसमें लिखा जाएगा यहाँ पे निवेदन पत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ श्रीमान रेलवे महाप्रबंधक महोदय जी, तमकुही रोड रेलवे स्टेशन तो कुशीनगर। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो इसमें आपको आराम से ये आपका 7 नंबर का है, तो 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपका 7 नंबर। तो अगर इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में लेकर आएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
24 फरवरी को आप सभी का हिंदी का पेपर है। अगर आप लोग हिंदी के पेपर में अच्छा से नंबर लेकर के आते हैं तो हर विषय में भी आपका अच्छा नंबर मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबको कैसे कॉपी को लिखना है, किस तरीके से कॉपी को रोल नंबर को भरना है, मैं आप सबको बताता हूं। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले आपका ये एडमिट कार्ड है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहां से आपको एडमिट कार्ड मिला होगा। ये आपका एडमिट कार्ड देखिए, यहाँ पे लिखा गया परीक्षा केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम, परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, विषय वर्ग और चयनित विषय। ठीक है, यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का हस्ताक्षर है, यानी कि साइन है, और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक दिया गया है और यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, नहीं साइन कीजिएगा। ठीक है, देखिए कॉपी को कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए ये दिया गया कॉपी, तो लिखा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे दिया गया 1 2 3 3 0 9 2 5 4 9। तो इस तरह से आप लोग अंकों में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे लिखा गया कॉमा लगा के 1 2 3 3 0 9 2 5 4 9 ऐसे आप लोग लिखिएगा। उसके बाद से आपको लिखना है हिंदी, इसमें क्या है विषय हिंदी, आप लोग यहाँ पे हिंदी। प्रश्न पत्र लिखिएगा क्या केवल, क्योंकि केवल एक दे रहे हैं, प्रश्न पत्र एक लिखेंगे। ठीक है, उसका से आप लिखेंगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है हिंदी का, यहाँ पे अंकित संकेतांक क्या है 823 यचे, आप लोग यहाँ लिखिएगा क्या 823 यचे। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे परीक्षा का दिन क्या दिया गया सोमवार, तो परीक्षा का दिन पड़ रहा है सोमवार, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे क्या सोमवार। उसके बाद देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली क्या लिखा गया है 24 फरवरी 2024 वह प्रथम पाली। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो आपका प्रथम पाली में होगा सुबह 8 बजे से। ठीक है, उसका से यहाँ पे केंद्र का नाम, जैसे आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा ना, उसी एडमिट कार्ड पे आपका केंद्र का नाम लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है केंद्र का नाम, क्या लिखा गया है यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम ये है, तो इसी को आपको यहाँ भर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा गया केंद्र का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप बैठे हैं, यानी आप किस रूम में पेपर दे रहे हैं, तो रूम नंबर 12 में, तो यहाँ आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। देखिए ये आपका हिंदी का वायरल पेपर है और इसमें पूछता है हर साल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ये हर साल पेपर में आता है। देखिए यहाँ पे ये आपका पेपर है, देखिए यहाँ पे, और ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 कह रहा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना, देखिए पहला दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मैं आप सबको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल पेपर में आता ही आता है और आप लोग बहुत दिनों से याद भी किया होंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखिएगा संक्षिप्त परिचय, क्योंकि संक्षिप्त परिचय देने से यह फायदा होगा कि आपका एग्जामिनर के प्रति व्यवहार अच्छा बन जाएगा। लिखिएगा यहाँ पे नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884, जन्म स्थान अगोना उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2 फरवरी 1941 और भाषा खड़ी बोली। ठीक है, ये लिखने के बाद से आप लोग इधर लिखिएगा क्या दिया गया यहाँ पे, ये लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ लिखिएगा जीवन परिचय। शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं आलोचक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो तथा माता श्रीमती विभासी देवी विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद इन्होंने मिर्जापुर के एक मिशन न्यायालय में नौकरी की। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। अंत में इस महान आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा नाटककार का स्वर्गवास सन 1941 ईस्वी को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखिएगा, हेडिंग देखें, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला चिंतामणि, मित्रता, उसके बाद लिखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप लोग ऐसे कॉपी लिख के आएंगे ना तो आपको 5 में 5 मिलेगा। देखिए यहाँ पे टॉपर की कॉपी है, 5 में 5 मिला है, तो आपको भी 5 में 5 मिलेगा। तो आप लोग इनका जीवन परिचय 100% रट कर जाइएगा, आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक मेरे न्यू वीडियो में। 24 फरवरी को जिन जिन बच्चों का हिंदी का पेपर है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि हिंदी में क्या क्या पढ़कर जाना है। जितना मैं बताऊंगा और आप लोग उतना पढ़कर जाएंगे ना, तो हिंदी में आप लोग आराम से 70 में 70 करेंगे। कितना आप लोग 70 में 70 पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये आप देखिए हिंदी का वायरल पेपर है, ठीक है, 2025 का। और हिंदी का देख लिए कोड यही रहेगा आपका 823 एच। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ भरिएगा अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम भरिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पूर्णांक 70 रहेगा, ठीक है, और उसमें समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। क्वेश्चन को कैसे हल कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे दिया गया है खंड अ और खंड ब, दो भागों में आपका पेपर है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा जो कि 20 मिलेगा, कितना 20, और इसको OMR शीट पे करना होगा। किस पे, OMR शीट पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आप क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। ये आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो जगह संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, तो श्री लाल शुक्ला हैं। पांचवा है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, तो ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, वो है शुक्लेतर युग के, लेकिन इसमें शुक्लेतर युग दिया नहीं है। छठवा देख लीजिए, भाव विलास के रचनाकार कौन है, तो भाव विलास के रचनाकार आपको देव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ लिखिएगा चितंबरा के रचनाकार कौन है, तो चितंबरा के रचनाकार आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ लिखिएगा गोदान किस युग का उपन्यासकार है, तो द्विवेदी युग का। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे 10वां नंबर लिखिएगा, देखिए यहाँ पे कृति कंकाल के लेखक हैं, तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए 11 नंबर, रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसका देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर कर रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, ये हो जाएगा मेरी असफलताएं। देखिए 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन रीति काल की समय अवधि है, यानी कल अवधि है, ये हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। उसमें से हास्य रस का अस्थाई भाव, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितना भी आप लोग रस पढ़े हैं, करुण रस, हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, तो इसका केवल आप लोग उसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको OMR शीट में इसमें केवल अस्थाई भाव ही पूछता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, इसका होता है हास्य। उसका से यहाँ देखिए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी होती है, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा C नंबर। उसके बाद से सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो सोरठा चरण के पहले व तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में आपका 13 मात्राएं होती है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो आपका सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है कि नवरत्न में समास कौन सा है, तो नवरत्न में आपका समास द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि जिन शब्दों के पहले संख्यावाची शब्द जुड़ता है वह आपका हो जाता है द्विगु समास, तो यहाँ पे कहा जाएगा द्विगु समास। उसके बाद से यहाँ पे 19 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर आपका 8 वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। तो ये 8 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, कह रहा कि पृथ्वी का पर्यायवाची। मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि पर्यायवाची में जैसे घर का, आकाश का, सूर्य का, देवता का, इस सब का, आग का, आंख का, नयन का, आकाश का, चंद्रमा का, घर का और वन का, फूल का, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से एक तो आपको मिलेगा। देखिए आप पूछा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो भू भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, वसुधा भी होता है, धरा भी होता है, लेकिन डी प्रसून नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको करना है वर्णात्मक प्रश्न, खंड ब करना है। खंड अ तो आपको बहुविकल्पी रहेगा, और खंड अ करना है, खंड ब करना है। तो खंड ब में देखिए 50 नंबर का होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए 3 तो प्रश्न रहेगा और 2 तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोग मित्रता चैप्टर से देख लीजिए। मित्रता चैप्टर आपका है ना, पहला नंबर आपका है क्या, मित्रता, आपका क्या है, मित्रता चैप्टर। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है,
रामचंद्र शुक्ल। तो यहां से आप लोगों का हर साल पेपर में आता है और इस साल भी आएगा। तो आप लोग, हम कहेंगे कि आप लोग बस केवल टू केवल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल मितता चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक तो आपका गद्यांश मिलेगा, आप लोग उसका व्याख्या कर लीजिएगा और संदर्भ कर लीजिएगा। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, तो इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक को करना होता है, तो आप लोग इसी को कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी अब तो आपका पद्यांश करना है, 2 ठो पद्यांश दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ठो पद्यांश दिया गया, इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक को करना है। तो मैं तो आपको यही करूंगा कि पहला पद यानी सूरदास का पहला चैप्टर जो पद्यांश का है, पद नामक चैप्टर है, उसमें से आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर को पढ़ जाइएगा, 100% आपको एक पद्यांश मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में से आपको एक ठो करना होता है, तो 2 ठो आपको दिया रहेगा, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि पहला नंबर भारतीय संस्कृति और दूसरा वाराणसी। 2 चैप्टर एक ऐसा है कि हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों में से किसी एक में, दोनों पढ़ लीजिएगा, किसी एक में से आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उसका देखिए यहाँ पे ये आपका कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसको या इसको बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभय तत्सम वीर वीर भाव ही वीरता। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है क्या, अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो इसी दोनों में से आप किसी को कर लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है कि अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि आपके पेपर में कौन सा, आपके स्कूल में यानी कि आपके जिले में कौन सा काव्यखंड पढ़ाया जाता है, तो आपने अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे स्कूल में, हमारे जिले में कौन सा काव्यखंड लगता है। जैसे मेरे यहाँ में मेवाड़ मुकुट लगता है, तो हम लोग मेवाड़ मुकुट, किसी एक, इन दोनों में से किसी एक को उत्तर देना होता है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं बोलूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को आप लोग याद कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को आप पेपर में मिल जाएगा, 100% कल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ लिखिएगा ख नंबर कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन पत्र लिखते हुए उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इन दोनों में से देखिए सूरदास और तुलसीदास, ये 100% पेपर में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिए, कोई एक आपको पेपर में देखने को 100% मिल जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 27 नंबर लिखिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लीजिए, लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में दोनों आया था इसको नहीं लिखना है, जो नहीं आया उसको लिखना है। तो आप लोग एक अलग से 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिएगा, 100% आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 ठो प्रश्न और बिल्कुल आसान दिया रहेगा। देखिए 2 यहां दिया गया है और 2 यहां दिया गया है, दो चारों में से किसी 2 को आपको उत्तर देना है संस्कृत में। देखिए जैसे चंद्रशेखर क आसित, तो सबको पता है कि चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर थे, तो लिखेगा चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर आसित। बस वीर किन पूजे थे, वीर कहां पूजे थे, तो वीर हर जगह पूजे जाते थे, लिखेगा वीर वीरड़े पूजे थे। बस आपका हो जाएगा आंसर 2 नंबर का। ठीक है, उसको लिखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या पर आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 3 ठो बताऊंगा आप लोग और तीनों में से कोई एक लड़ जाएगा। पहला नंबर आपका लिखिएगा जनसंख्या पे, जनसंख्या की वृद्धि यानी जनसंख्या पर निबंध लिखिएगा। और दूसरा नंबर लिखिएगा बेरोजगारी, क्या लिखिएगा, बेरोजगारी। तो आप लोग बेरोजगारी लिख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा बेरोजगारी हो गया। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा तीसरा नंबर लिखिएगा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण लिखिएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण लिखिएगा। तो इसमें से आप लोगों को तीनों में से कोई एक आपको पेपर में मिल जाएगा और ये भी आपको मिलेगा 7 नंबर में। ठीक है, तो 7 नंबर में आप लोग लिखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखना होता है। अब आपको जो भी पत्र आता है उसको लिख दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा अपने मित्र के पास एक पत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पेपर में ऐसा जाएगा, अब कल का एग्जाम आपका बहुत ही शुभ जाएगा। ये मेरी तरफ से आपका शुभकामना है, आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी का 24 फरवरी के दिन आप सभी का हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में एक टॉपिक आता है निबंध।
क्या आता है? निबंध। वह निबंध आपका आता है हर साल 7 नंबर में, और इस साल सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक आपका महाकुंभ बना हुआ है। तो आप सभी का महाकुंभ में निबंध आ सकता है, 100% ये गारंटी है। तो आइए सबसे पहले महाकुंभ पर हम लोग निबंध देखें कैसे लिखना है। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा महाकुंभ प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद से यहां लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा क्या लिखना है? प्रस्तावना, पौराणिक कथा, आयोजन, महत्व, विशेषताएं, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, और सातवां लिखना है आपका निष्कर्ष। ठीक है, इतना टॉपिक आपको लिखना है। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखिएगा? महाकुंभ मेला एक ऐसा धार्मिक अद्भुत आयोजन है जो भारत की संस्कृति धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर साल 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद से आगे लिखिएगा, थोड़ा सा देखिए यहां पे लिखिएगा आप लोग, ये लिखिएगा, देखिए लिखिएगा पौराणिक कथा। और पौराणिक कथा में क्या है कि महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए के दौरान अमृत की कुछ बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं। चारों स्थान के नाम प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्थान पे आपका कुंभ मेला लगता है। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा, देखिए उसके बाद से आप लोग ये लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे आयोजन। क्या लिखिएगा? आयोजन। आयोजन में क्या लिखना? लिखिएगा कि यह मेला ज्योतिष के गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है, यानी कि ज्योतिष के आधार पर ये मेला लगता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति को स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। इनमें स्थान स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। वहां पर साधु संत अपना शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में किया जाता है। ये आप लोग लिखिएगा। उसके बाद से आप लोग को ये लिखना है, देखिए महत्व लिखिएगा। महत्व क्या है कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। ठीक है, इतना लिखने के बाद से आप लोग ये लिखिएगा। अब लिखिएगा आप लोग क्या? विशेषताएं। ठीक है, लिखिएगा विशेषताएं। तो विशेषताएं हेडिंग लिखिएगा, महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। ठीक है, तो विशेषताएं हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा, देखिए इसको लिखिएगा आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता। पहला विशेषता यह है त्रिवेणी संगम की पवित्रता। देखिए यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जहां पे आप लोगों का भगदड़ हुआ था वहीं पे वही त्रिवेणी संगम है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। ठीक है, उसके से आप लोग क्या? धार्मिक गतिविधियां लिखिएगा। यह स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान गतिविधियां चलती रहती है। विभिन्न संप्रदायों साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद से ये लिखना है, लिखिएगा धार्मिक उत्कर्ष। यहाँ पे लिखिएगा महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं
और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसका से लिखिएगा महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। तो इसमें लिखिएगा पहला नंबर, देखिए यहाँ पे लिखिएगा पहला नंबर क्या लिखिएगा कि भीड़ प्रबंधन, क्योंकि महाकुंभ मेला में बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। देखिए लिखिएगा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थिति से बचाना आवश्यक होता है। जिस प्रकार आजकल 2 दिन पहले ही भगदड़ हुआ था, तो वैसे ही यहाँ भी भगदड़ हो सकता है। तो यहाँ पे उसको लिखिएगा आप लोग स्वच्छता, कि लाखों लोग के आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होती है। ये तो हो गया आपका स्वच्छता। उसको लिखिएगा आप लोग आवास, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं तो रहने की दिक्कत होती है, तो इसको भी लिख लीजिएगा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब आप लिखिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखिएगा कि महाकुंभ मेला वह केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत का समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व की भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। इतना आप लोग लिखिएगा। और ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये निबंध आ सकता है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।